कल यूएई की स्क्वाड आ चुकी है, जैसे कि आपको हमने कम्युनिटी के थ्रू भी अपडेट दी थी, और दोनों ही टीमों की स्क्वाड लगभग आ चुकी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जरूर निकल कर आता है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा नजर रहने वाली है इस ओडीआई बायलैटरल सीरीज में। और कम से कम 10 ऐसे प्लेयर होंगे जिन पे क्लियरली नजर रहेगी कि आखिर किस तरह से इनका अप्रोच रहता है, किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं। और ये प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े नाम ऑब्वियस चॉइस जो है यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। प्लेयर्स टू वॉच आउट में है कि कुछ चीजें उन प्लेयर्स के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है कि देखना होगा कि ये क्या करेंगे, जो उन्होंने पहले शायद अच्छी नहीं की है या फिर पहले बहुत अच्छी की है, इस बार एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हो जाती है। तो 10 प्लेयर्स टू वॉच आउट की पहले बात करते हैं, फिर बैटल की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले प्लेयर एंड इस बैटल टू वॉच आउट में कौन से हैं? बिल्कुल, सबसे पहले प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर नेपाल के ओपनर जी हाँ आसिफ शेख की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस सीरीज़ में होगा, क्योंकि उन पर नज़र ज़रूर रहेगी। क्योंकि एक तरफ जब आप देखेंगे तो अनसर्टेनिटी जी हाँ माफ़ कीजिएगा काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि इस तरफ से ओपनर्स जो हैं वो थोड़े डाउटफुल हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि या तो आप देखिए अर्जुन साउथ आ जाते हैं, कुशल पुतेल को भी अब स्क्वाड में ले लिया है, यानी कि उन्हें भी खिलाने की उम्मीद है। तो एक तरफ का जो ओपनिंग स्लॉट है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, लेकिन जो दूसरी तरफ है आप वहाँ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहते हैं। वहाँ पे कोई सॉर्ट आउट है नहीं, आराम से चिंता है नहीं। आसिफ काफ़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनको लेकर कोई प्रेशर है नहीं। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को जो पोजीशन है, एक जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है आसिफ शेख ने, उन पर नजर रहेगी कि वो कितना ज़्यादा अपने ऊपर भार ले पाते हैं, यानी प्रेशर कितना ज़्यादा ले पाते हैं। क्योंकि दूसरे साइड से प्रेशर आना ही आप पे है, क्योंकि सामने वाले को डाउट है, कोच को भी कप्तान को भी, कि अर्जुन को ले खिलाएं या कुशल को खिलाएं, इसलिए कुशल को भी इंक्लूड इस बार स्क्वाड में कर लिया गया है। बिल्कुल। उसके बाद अगली प्लेयर की बात करें तो वो आ जाते हैं दीपेंद्र सिंह यारी। जी हाँ, दीपेंद्र सिंह यारी की जो अभी फॉर्म इस वक्त चल रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, खास करके ट्यू ग्राउंड में, लोकल होम ग्राउंड में। और डेफिनेटली उन पे तो नज़र हर हाल में रहेगी कि इन ओडीआई बायलैटरल सीरीज में, इंटरनेशनल गेम्स में यूएई के बॉलर्स के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का होता है। तो एक सॉलिड नज़र जो है वो उन पर भी रहने वाली है। उसके बाद बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो यूएई से अगर देखें तो जुनैद सिद्दीकी, जो उनके राइट आर्म पेसर बॉलर है, जिनका इस वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस हुआ था, जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने कराई थी। कंडीशन ज़रूर फेवरेबल थे, पर यहाँ डिफरेंट कंडीशन होंगे, बिल्कुल अलग कंडीशन होगा। कहाँ ऑस्ट्रेलिया और टीयू बहुत फ़र्क हो जाता है। जी हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एशियन कंडीशन में हम आ गए, शारजा में भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ जाता है आप यूएई और इन कंडीशनों में अगर आप देखेंगे। पर यहाँ देखें अगर हम टीयू ग्राउंड में तो उनसे काफ़ी उम्मीद होगी कि बस अर्ली अगर ब्रेक थ्रोज वो दिला पाए, वहाँ वो बहुत डेंजरस साबित होंगे। अर्ली जब स्टार्टिंग करेंगे, फेस का ओवर डालेंगे, तब देखना होगा उन्हें कैसा करते हैं, कैसे टैकल कर पाते हैं सामने वाले बैट्समैन। ये बहुत दिलचस्प होगा उन्हें इस सीरीज में देखना। बिल्कुल। उसके बाद अगली बार की बात करें तो वो है रोहन मुस्तफ़ा। जी हाँ, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी एंट्री थी नहीं और यहाँ पर वो वापसी कर रहे हैं, और डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं वॉच आउट, क्या कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे उनकी क्लियरली निगाहें जरूर होंगी इस ओडीआई बायलैटरल सीरीज में। ये किस तरह से वो रन्स बिल्डअप करते हैं, किस तरह से वो विकेट्स निकालते हैं, पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा उनकी तरफ से देखना कि रोहन मुस्तफ़ा का परफॉर्मेंस इस सीरीज में किस तरीके का होने वाला। बिल्कुल। अगले प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर आदिल आलम। जी हाँ, आदिल आलम के ऊपर खासी नज़र रहने वाली है, बहुत ज़्यादा नज़र रहने वाली है, क्योंकि बिल्कुल परफॉर्मेंस तो आई नहीं है बल्लों से। चाहे ओडीआई 6 खेले उन्होंने इस साल, डेब्यू हुआ था उनका, चाहे पीएम कप की बात कर लें, सिलेक्शन किस बेसिस पे उनका लगातार हो रहा है, ये तो खैर अपने अलग से एक सवाल है ही। और देखना होगा कि अब क्या कुछ सुधरे हैं, क्या हुआ, कुछ अचानक से कैसे हो जाएगा कुछ, क्योंकि पीएम कप में ही जब हमें देखने को नहीं मिला तो 3 मैच की सीरीज में, वो भी बॉलिंग लाइनअप जहाँ आपकी वे बेटर देन पीएम कप है वहाँ पर, तो देखना होगा किस तरीके से पकड़ अप कर पाएंगे। यानी अपने आप को बहुत ज़रूरत है लोअर ऑर्डर में कुछ परफॉर्मेंस दिखाने की। जब मैच हाथ में रहता है, बॉलें रहती हैं, तब भी नेपाल मैच हार जाता है। ये आदिल आलम आउट होकर वहाँ से चले जाते हैं जब ज़रूरत होती है। देखना होगा किस तरीके से वो कर पाते हैं, यानी कर पाएंगे भी या नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है। बिल्कुल, लोअर ऑर्डर में दिक्कत रही है, इसीलिए ज़्यादा आदिल आलम पर रहेगी, क्योंकि शायद वो उन्हें लोअर ऑर्डर में लिया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे पीएनजी के खिलाफ भी जो ओडीआई गेम्स हुए थे, रोहित ने सेंचुरी लगाई, दीपेंद्र ने सेंचुरी लगाई, उसके बावजूद भी नेपाल हार गया, क्योंकि जो फिनिश है वो फिनिश करने में दोनों ही बार नेपाल नाकामयाब रहा है। तो ऊपर के प्लेयरों ने अपना काम किया, लेकिन जब लोअर ऑर्डर में फिनिश करने की बारी आई तो दोनों ही मैचों में नेपाल जो है वो गच्चा खा गया, और इसी वजह से दोनों मैचेस को वो हार गए। तो वो प्रॉब्लम इसी ग्राउंड पे अभी कुछ वक्त पहले ही थी और यहाँ पर भी होगी, इसीलिए आदिल आलम पे ज्यादा नजर रहेगी वो किस तरह से फिनिश कर पाते हैं या फिर नहीं।
उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो आ जाते हैं रोहित पुड़ैल। जी हाँ, रोहित पुड़ैल की बैटिंग में नहीं लेकिन कैप्टनसी में यहाँ देखना होगा कि क्योंकि पहला इंटरनेशनल मैच है उनका सीनियर टीम के लिए, जब वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे तो किस तरह से कप्तानी करते हैं। ऊपर से उनके ऊपर एक और चीज का प्रेशर है कि संदीप लामिछाने नहीं होंगे इस सीरीज में, तो डेफिनेटली उनके अलावा फिर नए नए बॉलर्स के साथ मिड फेस में किस तरह से वो चीजें टैकल करते हैं, संभालते हैं। सबने आपको कल वीडियो में बताया गया कि चैलेंजेस उनके सामने होंगे, तो वो देखने वाला दिलचस्प होगा कि रोहित पुड़ैल इंटरनेशनल फिक्सर्स में किस तरह से कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करें तो यहाँ अयान अफजल खान, जी हाँ, जो यूएई के प्लेयर हैं, उन पर यंग है काफ़ी, उन पर ज़्यादा नज़र रहेगी कि वो किस तरीके का परफॉर्म करते हैं, जगह बना पाएंगे या नहीं टीम में, और मौके कितने दिए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। एक यंग है प्लेयर है, क्योंकि रिजवान के सामने वो हमेशा यंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए आए हैं, जितना हमें T20I में दिखा है, और इस सीरीज़ में भी हमें ये उम्मीद रहेगी कि अयान अफजल खान को यहाँ मौका मिले और उन्हें भी परफॉर्मेंस दिखाने का, और उनके अंदर क्या है ये सबको दिखाने का मौका मिले, और हम भी देखें कि आखिर आप में क्या बात है। और इस नए ग्राउंड में, नए एटमॉस्फेयर में, जहाँ इतने ज़्यादा पूरी अलग ही एटमॉस्फेयर होगा, एक यंग एक परफॉर्मर के लिए परफॉर्म करना वाकई में अपने आप में बात होगी अगर वो परफॉर्म कर दे तो। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यंगेस्ट प्लेयर थे ये T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले पूरे क्रिकेट इतिहास में, तो डेफिनेटली यहाँ पर 50 ओवर में कैसे ढालते हैं खुद को इतने पैक्ड स्टेडियम में कचाकच फैंस के बीच में, तो डेफिनेटली देखना दिलचस्प जरूर होगा। उसके बाद बात करें तो आर्यन लाकड़ा। जी हाँ, ये एक तेज हिटर है, काफी तेज तर्रार हिटर है, और इनको देखना होगा कि ये ग्राउंड्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रहती है। कुछ ये दो कोई यंग प्लेयर्स हैं यूएई के जिन पे बहुत ज़्यादा नजर इस ओडीआई सीरीज में रहने वाली है। बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करें तो भीम शार्की, जी हाँ, इन पर खासी नजर रहेगी, क्योंकि थोड़े से ठहराव है इनमें, बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग करते जरूर हैं, पर मौका मिलेगा या नहीं ये तो खैर आने वाला वक्त ही जरूर बताएगा, मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन मौका मिले तो उस पर पूरी तरीके से ये बुना पाएंगे या नहीं ये देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जी हाँ नहीं, आप बोलिए। भीम शार्की को जो है भी प्रूव करना बाकी है, नहीं बहुत ये प्रूव करना बाकी है। पीएम कप से भी वो एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आया, लेकिन आपकी स्क्वाड में एंट्री हो गई, डेफिनेटली अगर आपको मौका मिलता है तो आपको उसमें प्रूव करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल गेम में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और आपको प्रूव करना होगा। अभी वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अभी भी निकल कर भीम शार्की की तरफ से आई नहीं है, अगर मैं बात करूं इस पीएम कप में भी, और अब यहाँ पे देखना होगा किस तरह से वो खेलते हैं। लास्ट प्लेयर कौन से हैं? बिल्कुल, लास्ट प्लेयर यूएई के न्यू कैप्टन, जी हाँ, रिजवान पर बहुत नजर रहने वाली है। अब उनको ये जिम्मेदारी भी दे दी गई है, ये प्रेशर भी उन पर डाल दिया गया है। T20I में कुछ खासा किया नहीं, उसके बावजूद ओडीआई की कप्तानी देना ये डाउटफुल तो है ही, और डेली क्रिकेट के लिए रहेगा भी। आखिर क्यों ये सवाल हमेशा ही रहेगा, पर चलिए कोई बात नहीं, अब बना दिया है तो किसी के हाथ में कुछ है नहीं, अब करिए। देखना होगा किस तरीके की कप्तानी करते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, किसको 11 में खिलाते हैं या लेके गए हैं खाली शो ऑफ के लिए, ये भी देखना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने के बाद ज़रूर बोलेगा जरूर डेली क्रिकेट देखने के 3 मैचों के बाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखना होगा पहले कि आखिर 50 ओवर गेम में किस तरह से उनकी कप्तानी। T20I में तो इन्होंने इतना अपसेट किया है कि बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन ओडीआई में बस बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कैसे डिसीजंस ये ले रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं 10 प्लेयर्स होते हैं इस लिस्ट में जिन पे क्लियरली नजर रहने वाली है, और रीजंस आपको हमने बताया कि क्या क्या रीजंस की वजह से इन पे नजर रहेगी। अब कुछ बैटल्स भी हैं जो बहुत एक्साइटिंग बैटल्स होंगे इस सीरीज में देखने लायक, तो आखिर वो बैटल्स कौन से हैं आइए करते हैं शुरुआत। एंड सबसे पहला बैटल जो आप देखना चाहेंगे वो कौन सा है? बिल्कुल, पहला बैटल जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा फाइटिंग भी होगा, वो होगा मोहम्मद वसीम वर्सेस करण केसी का। बिल्कुल, बहुत सारा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो जिस तरीके के बैट्समैन है, ओपनर है एक तो, और नई बॉल से करण केसी का भी जो एक परफॉर्म रहा है, हमेशा ही देखते आए हैं, जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं, वो नई बॉल से विकेट थ्रो दिलाते हैं, ब्रेक थ्रो दिलाते हैं, तो और मोहम्मद वसीम दूसरी तरफ रिदम में, इस साल रिदम में है, वो काफ़ी रन्स बना चुके हैं, वो अलग अलग ग्राउंड पे जाके खेल चुके हैं। इस चीज़ को क्या करण केसी रोक पाएंगे, उनके परफॉर्मेंस को, उनके बल्ले को, क्योंकि बहुत तेज़ी से शुरुआत दिलाते हैं, पावर प्ले का बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से करण केसी उनके खिलाफ कुछ प्लान बना पाएंगे या नहीं, आउट कर पाएंगे या नहीं, और मोहम्मद वसीम किस तरीके से करण केसी को टैकल करेंगे। बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, इतना आसान नहीं होगा उन पर बाउंड्रीज लगा पाना। बिल्कुल, तो ये एक जबरदस्त बैटल देखने को मिलेगा, मोहम्मद वसीम वर्सेस करण केसी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग
बैटल है जिस पर नजर जरूर रहेगी जैसे ही मैच शुरू होगा। उसके बाद सेकंड बैटल की अगर बात करें तो वो बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हो जाता है और वो है रोहित पुड़ैल वर्सेस रिजवान। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह का बैटल है, कंपैरिजन नहीं, यहाँ बैटिंग के कंपैरिजन की हम बात ही नहीं कर रहे, यहाँ आ जाएगी कैप्टनसी कंपैरिजन का, क्योंकि रिजवान को 50 ओवर में ये भी उनका ओडीआई में पहला मैच होगा जहां पर वो कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे सीनियर टीम की, और रोहित पुड़ैल के लिए भी ये पहला ऑकेजन होगा। दोनों ही एक साथ कप्तान, एक ही बार नए फ्रेश कप्तान ओडीआई में पहला अपना मैच में कप्तानी कर रहे होंगे, तो एक अलग तरीके का माहौल होगा। कौन किस पे भारी पड़ता है, किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा काम आती है, किसकी प्लेइंग लेवल बिल्कुल फिट बैठती है, किसकी प्लानिंग प्लॉटिंग ज्यादा बेहतर होती है, फील्डिंग प्लेसमेंट्स, बॉलिंग रोटेशन से लेकर प्लेयर्स का एडजस्टमेंट, डाउन ऑर्डर, ये सब कुछ कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट में आपने किया, लेकिन 50 ओवर में अब बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो दोनों में कैप्टनसी बैटल कौन जीतता है ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। एंड उसके बाद अगला बैटल, नहीं बिल्कुल, और अगले बैटल की बात करें तो यहाँ पर टॉप ऑलराउंडर्स के बीच में जरूर बैठे, जी हाँ, बहुत जबरदस्त है कि दीपेंद्र सिंह हैरी और रोहन मुस्तफा बहुत जबरदस्त बैटल होगा, क्योंकि 10-10 ओवर दोनों ही डालते हैं, बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी है दोनों में। और रोहन मुस्तफा, और एक चीज़ जरूर सेम है कि अगर दीपेंद्र सिंह हैरी का फॉर्म नहीं है ओडीआई में, इंटरनेशनल में, तो रोहन मुस्तफा भी काफ़ी वक्त बाद आ रहे हैं। तो ये बात जरूर याद रखनी होगी, ये और इंटरेस्टिंग कर दे रहा है इस चीज़ को कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा परफॉर्म करेगा यहाँ पर। और अब क्योंकि ओडीआई यूएई के लिए भी शुरू है, आने वाले मैचेस और भी हैं, और नेपाल के लिए तो खैर है ही, तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि इनमें से रन्स कौन करेगा। और एक चीज़ ज़रूर है कि इनमें ज़्यादा वैल्यूएबल कौन होगा, ब्रेक थ्रूज कौन दिलाएगा, बीच में अगर कोई पार्टनरशिप हो रही है उसे तोड़ेगा कौन। तो ये दो काम आपको संभालने हैं, दीपेंद्र को भी बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, और रोहन मुस्तफा को तो खैर करना ही है बैटिंग से भी और बॉलिंग से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल कैटेगरी में भी आ जाते हैं। हाँ, किस वक्त आपने जो रन्स मारे हैं वो किस वक्त मारे हैं, आपने जो विकेट लिया है वो किस सिचुएशन पर आकर लिया है, जिससे गेम का जो कोर्स है वो चेंज हुआ है या फिर नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगा। और एक छोटा सा बैटल और है, वो है दोनों टीमों के यंग प्लेयर्स के बीच में। इधर अयान खान खेलने वाले हैं, आर्यन लाकड़ा खेलने वाले हैं, और कुछ यंग प्लेयर्स और स्क्वाड में यूएई लेकर आया है टीम में, जिनका डेब्यू अभी होना है अगर उनको मौका मिलता है। इधर नेपाल के लिए भी काफी सारे 3-4 यंग प्लेयर्स हैं, तो इनके बीच में बैटल एक इंटरेस्टिंग होगा अगर उनको प्लेइंग लेवल में मौका मिलता है, चाहे किसी भी मैच में मिले इस सीरीज के। एक इंटरेस्टिंग सा बैटल के बीच में भी देखने को मिलेगा कि कौन किस पे ज्यादा भारी पड़ता है। तो फिलहाल यही एक वीडियो था, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, आपकी राय कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट आपके कौन से होंगे इस 10 में से, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।